देखे हुए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एनसीईआरटी का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी डोरी के एक सिरे से बंधा किसी डोरी के एक सिरे से बंधा किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर, एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर। किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर क्षैतिज तल में, कोई पत्थर क्षैतिज तल में, कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या, कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर, मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है। 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चक्कर लगाता है। 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, पहले ये ज्ञात करवा रहे हैं डोरी में तनाव कितना है। डोरी में तनाव कितना है, पहले तो ये ज्ञात करवा रहे हैं। सेकंड देखें इसी के अंदर, सेकंड पार्ट चलो यहां लिख देते हैं, एक ही क्वेश्चन के दो भाग में। सेकंड ये पूछ रहे हैं कि यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल कर सकती है, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें चाल ज्ञात करवा रहे हैं आगे, जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। ये लो भाई, एक ही क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन अपन को दिए हुए हैं। अब देखिए, अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले वही तरीका कि क्वेश्चन के जो डेटा अपन को दिए हुए हैं, सबसे पहले अपन उन डेटा को लिखें और फिर देखें कि अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या उस पर आधारित क्या है फॉर्मूला है। तो देखें, एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम, यानी कि आपको m दिया हुआ है 0.25 किलोग्राम, और त्रिज्या भी आपको दे दी है भाई 1.5 मीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 मीटर। 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूम रहा है भाई,
तो देखो कोणीय चाल आपको दे दी है 40 चक्कर प्रति मिनट। अब आप इसको चेंज करेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, इसे आप चेंज करें रेडियन पर सेकंड में। यानी मिनट को तो चेंज करेंगे आप सेकंड में, और चक्कर को चेंज करेंगे आप इसमें रेडियन के अंदर। तो देखो 40, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ये लो, यानी 40 गुणा 2 पाई अपॉन में 60, यही तो वैल्यू अपने पास आ रही है। अब इसे अगर अपन देखें तो देखो भैया 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड। अब 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड अगर अपने पास ये वैल्यू आ रही है, अब देखिएगा इसे फिर अपन चेंज कर सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 और ये 3 रेडियन पर सेकेंड, 4 3 12 यानी 3, यानी कि ये मेरे पास आ रहा है अप्रॉक्स जो वैल्यू आ जाएगी, चलो 4 पाई अपॉन में 3 रहने दें, बाद में रख लेंगे इस वैल्यू को, यहां तक रख लेते हैं एल, चलो यहां तक रहने देते हैं। 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब देखिएगा सबसे पहले क्या याद कर रहे हैं, डोरी में तनाव कितना होगा। अब देखो जब डोरी से अपन ने पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं तो अपन पढ़ चुके हैं कि डोरी में जो तनाव बल है उस तनाव बल से ही अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति होगी, और जिसका फॉर्मूला एक तो है अपने पास T इजिकल टू, एक तो फॉर्मूला है T इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, और एक है T इजिकल टू, अगर ओमेगा के फॉर्म में देखें, अगर v दिया होता तब तो अपन क्या लेते T इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, लेकिन ओमेगा के फॉर्म में देखा तो T इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर r, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर ले सकते हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट, डोरी में तनाव T अगर मैंने ले लिया है तो T इजिकल टू क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ये लो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। m की वैल्यू मेरे पास है 0.25, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है 4 पाई अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 3 रखना, 3.14 रखना है स्क्वायर, r की भी मेरे पास वैल्यू है कितनी है 1.5, ये लो भाई। अब आपको केवल इसकी कैलकुलेशन, देखो आपने क्या देखा 0.25 4 पाई अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 1.5, तो ये आएगा मेरे पास 59.2 अपॉन में 9, ये मेरे पास इतना न्यूटन मेरे पास क्या आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है। और इसे मैं देखो 59.2 है अपॉन में 9 आ रहा है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं 6.6 न्यूटन अप्रॉक्स, 6.6 न्यूटन इतना तनाव होगा। सेकेंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, ये कह रहे हैं कि डोरी, यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है, 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है, तो वह अधिकतम चाल ज्ञात करनी है, यानी कि V मैक्सिमम ज्ञात करनी है जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। तो देखिए यहां मेरे पास क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, T मैक्सिमम जो दे रखा है वो दिया हुआ है 200 न्यूटन, और V मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, ये मेरे से ज्ञात करवा रहे हैं। अब देखो ये तो मैं जानता हूं, अभी भी मैंने बताया है कि T मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया है m V मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में r। तो इस फॉर्मूले से मैं देखो आगे का हिस्सा भाई इधर सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से मेरे पास V मैक्सिमम का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाएगा, देखो RT मैक्सिमम, भाई यहां क्या बन जाएगा मेरे पास RT मैक्सिमम, RT मैक्सिमम अपॉन में m, RT मैक्सिमम अपॉन में m। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिएगा, देखिएगा R की वैल्यू कितनी है 1.5, T मैक्सिमम 200 दिया हुआ है और M की वैल्यू है 0.25। V मैक्सिमम अपन को केवल कैलकुलेट करना है, जो कि मेरे पास अब आ जाएगा 34.6,
34.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये लो, यहां अपने पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 21 भी अपने पास सोल्व हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर अपना जो 21 था, इसी को आगे ये बढ़वा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए और डोरी अचानक से टूट जाए, यानी कि तनाव 200 न्यूटन तक सहन कर सकता है लेकिन अपन ज्यादा है, और डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, अचानक से डोरी टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्न में से कौन करता है, यानी कौन सा कथन इसको सही कहता है। यानी कि अपन को न्यूटन की गति का जो जड़त्व का नियम था, उसका जो तीसरा जो भाग था दिशा का जड़त्व, उस कॉन्सेप्ट को अपन को क्या करना है, इसके अंदर यूज करना है। तो देखिए अब उस क्वेश्चन को अपन लिखते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए भाई, अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अपन कैसे कह देंगे, देखो यदि क्वेश्चन 21 जो अपने जस्ट सोल्व किया, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी, जो अपने पास मैक्सिमम चाल कितनी आई थी, 34.6 आई थी उसमें मीटर पर सेकंड में, यदि क्वेश्चन 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए, सीमा से भी अधिक कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए तथा डोरी अचानक टूट जाए, कर दिया जाए तथा डोरी अचानक टूट जाए। बेस चाल को अधिक करेंगे, डोरी अचानक से क्या हो जाएगी, टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात, टूट जाए तो डोरी के टूटने के पश्चात, तो देखो भाई, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का, टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का, पत्थर के प्रक्षेप का, पत्थर के प्रक्षेप का सही, पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन, सही वर्णन निम्न में से कौन करता है, निम्न में से कौन करता है, यानी कि ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं, उनमें से आपको आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखिए भाई, नंबर ए ऑप्शन पहला दे रहे हैं, वे पत्थर झटके के साथ त्रिज्य बाहर की ओर जाता है, वह पत्थर झटके के साथ वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्यित
वह पत्थर झटके के साथ त्वरित है बाहर की ओर जाता है। बाहर की ओर जाता है भाई, पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर बी ऑप्शन कह रहे हैं डोरी के टूटने के क्षण डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय, डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। नंबर सी ये कह रहे हैं कि पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, स्पर्शी से किसी कोण पर, पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर, जिसका परिमाण पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है। पत्थर की चाल पर निर्भर करता है, उड़ जाता है। देखो भाई, ये तीन अपन को कथन दिए हैं। अब आप देखो, ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बना दिया। तीन ऑप्शन है, इन तीन में से एक करेक्ट ऑप्शन अपन को छांटना है। गौर कीजिए, मैंने जब आपको ये टॉपिक बताया था कि जड़त्व वाला टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था, तो उसमें दिशा का जो जड़त्व होता है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि अगर अचानक जो टूटता है तो स्पर्श रेखीय जाता है, यानी डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। तो बी ऑप्शन किस आधार पर होगा? दिशा के जड़त्व के आधार पर। क्यों? क्योंकि पत्थर अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आएगा। बाकी के ए और सी दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। डोरी के टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर क्या होगा? उड़ जाता है। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण या दिशा के जड़त्व के आधार पर। यह आंसर सही होगा, दिशा के जड़त्व के कारण। अगर पूरी लाइन को अगर अपन अपनी लैंग्वेज में लिखें तो दिशा के जड़त्व के कारण। ये लो भाई, यहां क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास सोल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्वेश्चन नंबर 23 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जड़त्व के नियमों पर आधारित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अब उसको अपन डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 की देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की अपन अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? स्पष्ट कीजिए कि क्यों। स्पष्ट कीजिए कि क्यों। स्पष्ट कीजिए कि क्यों। यहां इसके अंदर देखो, एक्सप्लेन करने वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर नंबर फर्स्ट एक ही क्वेश्चन के वही तीन चार पार्ट है, चार पार्ट इसके भी है। तो देखो, नंबर फर्स्ट पहला जो पार्ट ये कह रहे हैं कि इनमें स्पष्ट करो। कह रहे हैं कि कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में,
कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को, रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता, किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई। स्पष्ट कीजिए कि क्यों कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। तो देखिए भाई, इसका अपन उत्तर साथ साथ ही उत्तर लिखेंगे भाई, इन सारे पार्ट हो गए। नहीं तो फिर एक बार क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर उसको फिर मिटा देंगे, फिर क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा। इसलिए अपन उसका जो जिस पार्ट को अपन सोल्व करेंगे उस पार्ट का आंसर उसके साथ साथ देंगे। देखो, कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल ही नहीं लगेगा। क्योंकि दौड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? सतह के साथ प्रतिक्रिया बल मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया बल मिलता है तो ही तो घोड़ा दौड़ पाता है। अगर प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा, अपन भी तो प्रतिक्रिया बल के कारण फर्श पर चल पाते हैं, अगर प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा तो घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान, या यूं कह सकते हैं आप एम्प्टी स्पेस हो गया हो, एम्प्टी स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल नहीं है। में प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण नहीं दौड़ पाएगा। कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि रिक्त स्थान में प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण। सिंपल, अपन शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दे दिया। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के, किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के, किसी तीव्र गति से चल रहे वाहन के अचानक रुकने पर, चल रहे वाहन की जगह अपन बस दिया है तो बस ही अपन कहते हैं। किसी तीव्र गति से चल रही बस के, किसी तीव्र गति से चल रही बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर, किसी तीव्र गति से चल रही बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। ये लो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। यही कह सकते हैं, उत्तर की जगह अपन कह सकते हैं स्पष्टीकरण। इसका भी अपन क्या लिखेंगे यहां पर? स्पष्टीकरण। तो देखिए भाई, तीव्र गतिमान जो वाहन है, ये गति का नियम इसके अंदर क्या होगा? लागू होगा। गति के जो नियम है उसमें गति के जड़त्व के कारण क्या होता है? जड़त्व में 3 प्रकार का बताया था, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण क्या होगा? जब यात्री वाहन में बैठा हुआ है तो वाहन के साथ साथ उसका शरीर भी क्या होगा? गतिमान होगा। शरीर गतिमान होगा, लेकिन जैसे ही अचानक से वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसके शरीर का जो हिस्सा वाहन के साथ स्पर्श है वो हिस्सा तो क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो हिस्सा वाहन की सीट के साथ संपर्क में नहीं है वो हिस्सा अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखेगा। फलस्वरूप वो क्या होगा? आगे की ओर
आ जाएगा या आगे की ओर गिर जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? गतिशील अवस्था, तो देखो स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण व्यक्ति क्या होगा? आगे की ओर गिरेगा। अब देखिए अपन नंबर 3, तीसरा जो पार्ट है उसमें ये क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कि ये जो कंटेंट तीसरा जो क्वेश्चन दिया है ये स्पेशली आपके लिए अच्छा है, समझने का है, कॉन्सेप्चुअल है। नंबर 3 के अंदर ये जो कह रहे हैं उसको अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। तो पहले अपन इसको साफ कर लें ताकि अपन नंबर 3 को लिख सकें। देखिएगा नंबर 3 को लिखेंगे। 2 के तो अपन ने आंसर दे दिए हैं कि गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण वो क्या होगा? आगे की ओर आता है। ये लो भाई नंबर 3 को अपन यहां ले लेते हैं। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में बात कर रहा हूं लोन मूवर। लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा, लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा, लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। अपेक्षा खींचना आसान होता है। देखिएगा भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप स्पेशल ही याद भी रखना कि लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों है। अब इसका अपन स्पष्टीकरण देखें। देखो मैं लोन मूवर जो है उसके ऊपर धकेलना और खींचना दोनों ही बलों को आरोपित करूंगा और उसके कंपोनेंट्स लूंगा। मैं समान बल अपन लगाए, समान बल ही अपन खींचने के लिए लगाए, समान बल ही उसको धकेलने के लिए लगाए और समान कोण पर लगाए। तो किसमें बल का मान, परिणामी बल का मान अधिक होगा, किसमें कम होगा, ये अपन अब इसमें एक्सप्लेन करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखिएगा भाई समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये सरफेस है कोई, लोन मूवर का कोई व्हील में ले लेता हूं। ये देखो ये कोई पहिया है भाई, उसका ये कोई व्हील है लोन मूवर का। अब देखिएगा इसके ऊपर अगर बलों की बात करूं, सबसे पहले मैं बल बात करता हूं धकेलना। जैसे मान लिया कि उसको धकेलने के लिए ये इस तरह से मैंने कोई फोर्स लगाया है और ये जो फोर्स लगा रहे हैं अपन, ये फोर्स है एफ। कितने एंगल पर लगा रहे हैं अपन? थीटा एंगल पर। तो देखो अगर क्षैतिज से थीटा कोण है, क्षैतिज से थीटा कोण पर अगर अपन बल लगा रहे हैं तो इसके 2 कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे वो देखिएगा। ये तो मैंने क्या लगाया है भाई, इसके ऊपर बल F लगाया है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे ऐसे। यहां से क्षैतिज के साथ कोण क्या है? उसका थीटा है, समान एंगल ले रहा हूं तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट्स एक तो बन गया है F cos थीटा और एक बन गया है F sin थीटा। यहां जो बल ले रहा हूं वो तो है धकेलना उसको, ये लो धकेलने वाली स्थिति में आ गया। अब अपन ले लें इसको खींचना, उतना ही बल ले रहा हूं भाई मैं। अब इसे अपन क्या कर रहे हैं भाई? खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अगर इसे इतना ही वही बल क्या लगाया है मैंने, इसके ऊपर F बल लगाया है, यहां लिख देता हूं मैं खींचना। अगर खींचने वाली स्थिति में बलों के कंपोनेंट्स अपन देखें तो मैंने क्या कहा, वही क्षैतिज से ले रहा हूं मैं। क्षैतिज से एंगल क्या लिया है मैंने? थीटा लिया है।
तो ये कंपोनेंट्स तो हो गया है एफ कोस थीटा और ये हो गया है एफ साइन थीटा। अब आप खुद इसमें अनुमान लगा सकते हैं, और इसका जो खुद का जो भार होगा mg वो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहां अपन ने बलों को इसमें शो कर दिया है, बस यही आपको शो कर देना ही आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इसमें। देखिए अगर मैंने इस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब आप इसको देखिएगा, जब मैं इसको धकेलता हूं तो देखो धकेलने के दौरान कैसा बल लग रहा है, धकेलने के दौरान मैंने मान लिया कि इसका परिणामी बल मैंने मान लिया कि वो जो भी है। तो देखिए आप देखेंगे धकेलने के दौरान परिणामी बल क्या होगा। धकेलने के दौरान आप क्या देख रहे हैं कि mg भी नीचे की ओर लग रहा है और f साइन थीटा भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। देखिए अपन लोन मूवर के लिए देख रहे थे, मैंने क्या बताया, जैसे कोई लोन मूवर का कोई ये व्हील है, इस व्हील के ऊपर लगने वाले बल, अगर यहां मैंने धकेलने वाला बल एफ फैक्टर लिया है, क्षैतिज से बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट तो क्या बन गया, एफ कोस थीटा, और ये वाला दूसरा जो कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है वो एफ साइन थीटा बन गया। इसी तरह से जब खींचने वाली स्थिति की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां तो है ये धकेलना और यहां है खींचना, तब भी मैंने क्या माना कि बल इसके ऊपर अपन समान बल लगा रहे हैं एफ। उस समान बल F को अगर अपन इसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं तो उसको क्षैतिज के वही समान कोण, जितना बल अपन धकेलने के लिए लगा रहे हैं उतना ही बल क्या लिख रहे हैं, ले रहे हैं अपन खींचने के लिए, तो उसके लिए भी बल F लिया है, उतने ही कोण पर लिया है, क्षैतिज से थीटा कोण पर। इसके भी दो कंपोनेंट्स हो गए, F cos थीटा और F sin थीटा। अब आप क्या देखते हैं, धकेलने के दौरान अपन देखें तो ये वाला कंपोनेंट्स F sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और भार mg भी नीचे की ओर है। तो देखो धकेलने के दौरान परिणामी जो बल आ रहा है वो परिणामी बल मेरे पास आ रहा है mg प्लस F sin थीटा, ये परिणामी बल आ रहा है। फिर अगर मैं इसी में बात करूं खींचने के दौरान, तो देखो एवं खींचने के दौरान, अगर खींचने के दौरान अगर अपन देखें परिणामी बल को, तो देखो खींचने के दौरान परिणामी बल कितना हो रहा है भाई, ये तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है उसका जो भार है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं ये जो कंपोनेंट्स है F sin थीटा ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊपर की ओर है, यानी कि ये हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। ये लो, तो आप क्या देख रहे हैं कि खींचने के दौरान जो परिणामी बल है वो कम है बजाय किसके, धकेलने के दौरान परिणामी बल से। तो अपन ये कह सकते हैं अतः खींचने के दौरान परिणामी बल, इसे थोड़ा नीचे से लिखेंगे, देखिए अतः खींचने के दौरान परिणामी बल ये क्या है, कम है, लेस देन धकेलने के दौरान परिणामी बल। धकेलने के दौरान परिणामी बल से। अगर ये बल कम है तो अपन क्या क्या कह सकते हैं कि लोन मूवर को धकेलने के अपेक्षा खींचना क्या है, आसान है। इसलिए लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना
आसान है, ये लीजिए। यहां अपने क्वेश्चन नंबर 23 का जो पार्ट 3 था वो अपन ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके पार्ट 4 की और बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जो पार्ट था बहुत अच्छा था। आप इसे एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसे आप नोट करें। फिर अपन 4th पार्ट की बात करते हैं। 4th पार्ट कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़े हुए अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों लेके जाता है। ये अपन डिस्कस कर चुके थे संवेग आवेग प्रमेय के दौरान। तो देखिए अब उस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा भाई, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट दिए हुए हैं अपन को। देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय, या यूं कह सकते हैं उसको पकड़ते समय या उसको कैच करते समय, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे की ओर खींचता है। गेंद के साथ पीछे की ओर खींचता है। देखिए स्पष्टीकरण अपन देखें इसका कि क्या इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अपने हाथों को पीछे की ओर इसलिए ले जाता है ताकि समय का मान बढ़ाया जा सके। अपन पढ़ चुके हैं कि संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार अगर समान संवेग परिवर्तन करना है तो समान संवेग परिवर्तन के लिए आवेग का मान क्या है, नियत। क्योंकि संवेग में परिवर्तन किसके इक्वल होता है, आवेग के। यानी कि आवेग का मान नियत है, यानी बल इंटू समय नियत है। अर्थात समय अधिक होगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा। बल कम लगेगा यानी कि हाथ पर चोट क्या आएगी, कम आएगी अगर उसको गेंद को लपकने का समय बढ़ाया जाए। तो देखिए अपन ये लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में, देखो संवेग आवेग प्रमेय से स्पष्ट है कि समान संवेग परिवर्तन से स्पष्ट है कि समान संवेग परिवर्तन के लिए समय को बढ़ाया जाए तो आरोपित बल का मान कम हो जाता है। समान संवेग परिवर्तन के लिए समय को बढ़ाया जाए तो आरोपित बल का मान कम हो जाता है। यही कारण है कि क्रिकेट का खिलाड़ी
कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकने के दौरान अपने हाथ गेंद के साथ पीछे की ओर खींचता है ताकि समय का मान बढ़ाया जा सके फलस्वरूप हाथ पर कम बल लगे और चोट की संभावना न रहे। देखो ये अपन ने इसका स्पष्टीकरण लिख लिया है। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है जो शायद मैंने संवेग आवेग प्रमेय के दौरान आपसे डिस्कस किया होगा कि अगर किसी ऊंचाई से अपन कूद रहे हैं, एक तो बालू रेत पे कूदा जाए और एक सीमेंट वाले फर्श पर कूदा जाए, तो सीमेंट वाले फर्श पर अधिक चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि संवेग परिवर्तन में वहां समय क्या है, कम लग रहा है, जबकि बालू वाले के अंदर समय बढ़ जाता है। गाड़ियों के जो शॉकर्स होते हैं वहां उसके लिए भी समय को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि झटकों से बचा जा सके। तो यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 23 को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 23 था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसका जो थर्ड पार्ट था कि भाई खींचना ज्यादा आसान है लॉन मूवर को बजाय किसके, धकेलने के। यहां अपन ने उसको उसके बलों के जो घटक थे उनके आधार पर उसको अपन ने स्पष्ट किया है। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन और है उन क्वेश्चनों को और अपन अब जो है सोल्व करने जा रहे हैं।